हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। आइए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ते हैं वे पदार्थ हैं ये जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म का निर्माण करता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग चावल बनाते हैं, चावल में पानी मिलाकर चावल को उबालते हैं तो नया जो बनता है जिसे हम लोग गांव की भाषा में भात कहते हैं, तो ये अलग गुणधर्म वाला पदार्थ बनके तैयार हो जाता है। चावल और पानी से मिलकर क्या बन जाता है? भात। वही रासायनिक अभिक्रिया है, सिंपल भाषा में। समझ गए? तो दो पदार्थ मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए दोस्तों, ये समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उदाहरण में दिया है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाता है? तो जल बनाता है, H2O। H2O किसका फार्मूला है? तो जल का फार्मूला है। अब जो इधर होते हैं लेफ्ट साइड होते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। इनको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है इस तीर के इस पार राइट हैंड साइड, वो होता है उत्पाद। तो हमें ये याद रखना है, तीर के लेफ्ट साइड वाले पदार्थों को अभिकारक कहेंगे और तीर के राइट साइड वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इतना हमें याद रखना है। और उसके बाद इसमें हमें रासायनिक अभिक्रिया में और भी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, जैसे इनकी अवस्थाओं के बारे में। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं Mg को हमने ब्रैकेट में दिखाया है S के रूप में। तो S का मतलब सॉलिड। जो ये इसकी अवस्था है, मैग्नीशियम की अवस्था क्या है? सॉलिड। उसके बाद इसमें दूसरा पदार्थ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन की अवस्था क्या दिखाई गई है? G मतलब गैस के रूप में। और इससे बनने वाला जो पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये कैसा बनेगा? सॉलिड। तो ये हमें याद रखना है कि पदार्थ की अवस्था क्या है। समीकरण में याद रखना है दो पदार्थ मिलेंगे और दो पदार्थों से मिलकर नया पदार्थ बनता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो तीर के लेफ्ट साइड होते हैं वो अभिकारक होते हैं और जो तीर के राइट साइड होते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। इतना सिंपल भाषा में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। नोट में रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। जैसे भौतिक अभिक्रिया, हम चावल से तो भात बना लेंगे, मगर भात से क्या पुनः चावल बना पाएंगे? तो ये असंभव है। वही इसमें बताया गया है। जैसे कोई भी पदार्थ गलाकर या फिर यूज बनाकर कोई नया पदार्थ बनते हैं तो उससे वापस वो पुनः नहीं बनाया जा सकता। जैसे कपूर को आप जब जलाएंगे तो गैस में बदल जाता है। क्या गैस वो दोबारा पुनः कपूर में बदल पाएगा? वही इसमें बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया को आप भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। जैसे वाष्पीकरण करके आप इसको वापस पुनः उस पदार्थ के रूप में नहीं ला सकते हैं। ऊर्ध्वपातन करके ये भी उससे नहीं ला सकते, और उत्केंद्रीकरण करके भी किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये वाले जो वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उत्केंद्रीकरण, इनको आपको पढ़ना है। हमने वीडियो बनाया है, उसके बारे में आप वीडियो में जाकर अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा। आइए उसके आगे और पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं? भोजन का पकना। भाई, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया ही के कारण होता है। ठीक है। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। श्वसन, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बताइए भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है या भौतिक अभिक्रिया। मतलब कि इसमें एग्जाम्पल 4 दिए होंगे, उसमें 4 में एक आपको ऑप्शन चुनना होगा। बहुविकल्पी में ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबर को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे Mg को जलाने पर
ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो जिसकी अवस्था क्या होगी, सॉलिड होगी। तो इतना हमें रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या परिवर्तन उस पदार्थ में आ सकते हैं उसको पढ़ते हैं। अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में भी परिवर्तन, जैसे आपने कोई भी तत्व या पदार्थ लिया अभिक्रिया में तो उसकी अवस्था भी बदल जाएगी। जैसे हमने बताया कपूर को जलाइए, तो कपूर को जलाने पर ठोस था, ठोस से वो किस में आ गया, गैस में, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन होता है, जैसे गैसें होती हैं, जब अलग अलग तत्व होते हैं तो उनका रंग अलग होता है। जब दो तत्व ए और प्लस बी मिलता है तो सी का निर्माण करता है, तो ये गैस अलग कलर की होगी, ये गैस अलग कलर की होगी, और जो सी गैस का निर्माण होगा वो अलग कलर की गैस होगी। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे आप लोग गाँव में चूने को लाते हैं, जो पानी में दीवार पोतने वाला जो चूना लाते हैं, तो जब पानी में डालते हैं तो घोलने पर देखो उसमें जो बाल्टी का किनारा होता है उसको छूकर देखिए बहुत गर्म हो जाता है, तो ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। अब उसके बाद गैस का उत्सर्जन भी होता है, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो गैस भी निकलती है, जैसे हाइड्रोजन गैस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये गैसें भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसें भी निकलती हैं। इतना हमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ए प्लस बी, दो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए, उनसे बनने वाला पदार्थ सी होगा। तो जो इस साइड लेफ्ट साइड जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। जैसे अभी हमने बताया था, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, तो तीर के लेफ्ट साइड वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। भाई उदाहरण में समझ लेते हैं, ये दो अभिकारक दिए हुए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही उत्पाद कहते हैं, उसे ही उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमें याद रखना है, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बस आप वीडियो देखते रहिए, मैं पूरा लेसन आपको ऐसे ही याद करा दूँ। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में क्या दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे ये रासायनिक समीकरण जो दिया गया है यही रासायनिक अभिक्रिया भी है। इसको आगे पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभिकारक इस साइड वाले अभिकारक होते हैं, लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड वाले उत्पाद होते हैं। इनके प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जैसे मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक होता है MgO। तो इनके सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। तो प्रतीकों के साथ साथ इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम है तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, सॉलिड, S मतलब सॉलिड। ऑक्सीजन G मतलब गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड S सॉलिड होगा। इतना आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके आगे पढ़ते हैं। जैसे मान लो ठोस होगा तो S से दिखाया जाता है, उसके बाद तरल होगा मतलब कि लिक्विड, तो L से, अगर गैस है तो G से ये दर्शाया जाता है पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में। आइए समझते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। आइए दोस्तों इस समीकरण को संतुलित करते हैं, कैसे संतुलित किया जाएगा। इधर दिया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर के उस पार ये नया उत्पाद दिया है और जल दिया गया है, इसको संतुलित करना है हमें। तो कैसे संतुलित करते हैं, ये नाइट्रिक एसिड है, क्या है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं कैल्शियम
हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद जो ये नया पदार्थ बनता है उसको बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, और ये जल, ये बन के तैयार होता है। आइए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। एक एक पहले लिख लेते हैं। पहले इसको लिखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो एक है। उसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं, वो भी संख्या में एक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं इस अभिक्रिया में कितने हैं, इस मतलब कि इस अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 3 हैं। तो ये इतना हो गया इधर। उसके बाद अब इसको भी संतुलित करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कितना है इसमें, तो एक ही दिख रहा है इसमें। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने होंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 होंगे। ऑक्सीजन की संख्या 2 होगी। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी हाइड्रोजन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। तो इतना हमें एक तरफ संतुलित कर लिया है। अब आते हैं दूसरी तरफ संतुलित करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम एक ही है। उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं कितने हैं, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पर इससे इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, ये नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नाइट्रोजन भी 2 हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी। अब आगे यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हमने दोनों तरफ के पदार्थों को लिख लिया है। अब मिलाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मिलाते हैं, यहाँ कितने हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। अब यहाँ हमने इस पदार्थ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब यहाँ पर सबकी संख्या कितनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 3 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ का वो हो गया। अब मिलाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 6, 6 2 8 ऑक्सीजन। अब इधर देखते हैं कितने ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 6 है, यहाँ पर 7 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हमारी जो ये समीकरण बनी है क्या संतुलित है कि नहीं है। देखो हाइड्रोजन पहले गिनते हैं कितने हैं। हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ हैं, तो 4 हाइड्रोजन। क्या 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाँ देखो 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन 2 है और कहीं, हाँ 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हैं, ये भी संतुलित है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 यहाँ पर हैं, 6 2 8। क्या 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 2 8, हाँ ये भी संतुलित हो गई। अब क्या बचा है, कैल्शियम। कैल्शियम एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, अर्थात ये समीकरण संतुलित हो गया है। दोस्तों ऐसे ही हमें संतुलित करना है। एक एक पदार्थ का नंबर पहले लिख लेना है, ठीक है, फिर दूसरी तरफ दूसरे की भी लिख लेना। अब एक से दूसरे की हमें तुलना करना है, जिसमें कम हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आसानी से ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। आइए दोस्तों दूसरा समीकरण संतुलित करते हैं। यहाँ पर दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। उसके बाद ये दिया है आगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे जो पदार्थ बना है उसको सोडियम इसको क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनके तैयार होता है। यहाँ Na लिखिए, फिर O लिखिए, फिर H लिखिए। तो यहाँ पर Na कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है, H कितना है, 1 है। उसके बाद दूसरा पदार्थ लिखते हैं, H कितना है, यहाँ पर देखो 2 है, H कितना है, 2 है। S कितना है,
एस भी 1 है, एस की संख्या कितनी है, तो सल्फर की संख्या 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है। आइए दूसरी तरफ इसको बराबर करते हैं। यहाँ देखो सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ पर सोडियम संख्या 2 है। उसके बाद सल्फर की संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है। आइए दूसरे तरफ देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब मिलाते हैं किसमें कितने कम या ज़्यादा है। देखो यहाँ पर सोडियम 1 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 है। तो इसका मतलब हमें इस समीकरण मतलब इस पदार्थ को 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम की संख्या हो जाएगी 2, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 2 और हैं, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं क्या सारे पदार्थ आपस में बराबर हैं कि नहीं है। आइए देखते हैं। सोडियम यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 2 4 2 6 ऑक्सीजन इधर हैं, क्या 6 ऑक्सीजन इधर हैं, 4 2 6, इधर भी 6 ऑक्सीजन है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन भी बराबर हैं। अब देखिए सल्फर एक इधर है एक इधर है, अतः ये समीकरण बराबर है। तो दोस्तों हमने 2 समीकरण आसानी से बराबर कर लिए हैं। ये 2 समीकरण आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको बराबर करके देखिए। चलो एक आप करिए, ये वाला सी नंबर होमवर्क के लिए हम ये डी नंबर करके दिखा दे रहे हैं दोबारा से। ये दिया है बोरियम क्लोराइड, क्या दिया है, बोरियम क्लोराइड दिया गया है, ठीक है, और इधर सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, ठीक है। उससे बनने वाला जो पदार्थ है ये बेरियम सल्फेट बना। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब आइए इसको बराबर करते हैं। बेरियम कितने हैं, तो 1 है, और क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, तो 2 हैं। उसके बाद हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, तो 2 हैं। सल्फ़र कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 हैं। हमें एक एक बहुत आसान तरीके से लिखना है। इसमें बेरियम कितने हैं, तो 1 हैं, सल्फ़र कितना है, तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, तो 1 है। अब आइए इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, और कहीं क्लोरीन देखो यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 क्लोरीन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं। ऑक्सीजन 4 यहाँ हैं, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी हैं। सल्फ़र 1 यहाँ है, तो सल्फ़र 1 यहाँ है। तो ये समीकरण भी संतुलित हो गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को समीकरण संतुलित करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही समीकरण हमें संतुलित करना है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। भाई हमें संतुलित करने की क्या ज़रूरत है, इसको पढ़ते हैं। रासायनिक क्रिया के पहले अभिकारक जो लेफ्ट साइड होते हैं, हमने बताया है, उनको अभिकारक करते हैं, एवं उनके बाद उत्पाद जो राइट साइड होते हैं तीर के, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। समझ गए। जो पदार्थ जैसे 2 क्लोरीन लेफ्ट साइड है तो 2 ही क्लोरीन राइट साइड होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड हैं तो 4 हाइड्रोजन राइट साइड होने चाहिए। ये परमाणु उनके बराबर करना
करना पड़ेगा। इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे? दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमें पढ़ना है और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना है, याद रखना है, एग्जाम में इनसे पूछा ही जाता है। पहली अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। दूसरी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया, तीसरी विस्थापन अपक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अपक्रिया और पांचवी अपक्रिया अपचयन और उपचयन अपक्रिया, जिसे रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में संयोजन अपक्रिया बताइए, उसका एक उदाहरण दीजिए, तो इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? आइए पढ़ते हैं। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। सिंपल, दो अभिकारक लीजिए और उनकी अपक्रिया करा दीजिए, जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। आइए देखते हैं। कोयला का दहन, मतलब कि कार्बन को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। संयोजन मतलब मिलना। संयोजन मतलब क्या होता है? मिलना। तो ऐसे में याद रखना है, संयोजन मतलब मिलना। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। सिंपल, साधारण और सरल भाषा में। उसके बाद पढ़ते हैं वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अपक्रिया, वियोजन से याद रखना एक हिसाब से ट्रिक, संयोजन में जुड़ना और वियोजन मतलब अलग होना, याद रखना। आगे देखिए, एक अभिकारक टूटना इसमें है, उसमें जुड़ना था, इसमें टूटना है, बस इतना याद रखना। दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अपक्रिया कहते हैं, बस इतना याद रखना। संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब अलग होना। इसमें देखो, एक पदार्थ को जब जलाया जाता है तो ये दो पदार्थों में टूट जाता है। जब एक अभिकारक को ऊष्मा दी जाती है तो दो उत्पाद में वो बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देकर जलाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये दोनों अपक्रिया आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार से की जाती है, ऊष्मा देकर, विद्युत धारा देकर और प्रकाशीय जो ऊर्जा है उससे। तो पहली है ऊष्मीय वियोजन, दूसरी है विद्युत वियोजन और तीसरी है प्रकाशीय वियोजन। तो तीन प्रकार की ये अभिक्रियाएं होती हैं। आइए दोस्तों, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ऊष्मीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देकर जो अभिक्रिया कराई जाती है उसे ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। अभी ऊपर हमने यही समीकरण दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बस सिंपल। ऊष्मा देकर जिस पदार्थ की क्रिया कराई जाती है उसे ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं विद्युत वियोजन किसे कहते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बस ये नाम से ही याद रखना। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जब हम लोग जल क्या है? लिक्विड है, विद्युत धारा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब हम लोग जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये सिंपल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रकाशीय वियोजन पढ़ते हैं। प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl जो पदार्थ है उसमें को सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, तो ये होता है प्रकाशीय वियोजन। अब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। प्रकाशीय वियोजन का उपयोग कब किया जाता है? एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफी में किया जाता है, तो ये हमें याद रखना है। अब तीसरी अपक्रिया पढ़ते हैं, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। अब दोस्तों, एक अगर अधिक क्रियाशील वाले और कम क्रियाशील वाले तत्व आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो हमने बनाया है, आप वीडियो में जाकर देखिए तो पूरी लिस्ट दी गई है कौन से तत्व अधिक क्रियाशील वाले हैं, कौन से कम क्रियाशील वाले तत्व। तो अधिक क्रियाशील वाले जो तत्व होंगे वो कम क्रियाशील वाले तत्व से उसको अलग कर देंगे। जैसे आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर लोहा दिया है, लोहा यहाँ कॉपर सल्फेट दिया है, ठीक है। देखो ये जो लोहा है ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, तो इसमें क्या दिया गया, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक जो इससे जुड़ा होगा उसको अलग कर देगा। तो देखो यहाँ पर इसको ये मतलब कि लोहा इसको अलग कर दे रहा है, तो ये अपने आप अपने साथ जोड़ लेगा और कम क्रियाशील वाले तत्व को अलग फेंक देगा, मतलब अलग कर देगा। तो अधिक क्रियाशील वाले तत्व समीकरण से समझते हैं, अधिक क्रियाशील वाले तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को उससे अलग कर देता है और अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है। तो देखो इसको अलग कर दिया, इतना याद करना है। अब द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं, इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये पदार्थ दिया गया है, अब इसमें ये पहला विकारक है, ये दूसरा विकारक है। अब ये दोनों अपक्रिया करते हैं तो देखो 2 पदार्थों में टूट जाते हैं। देखो स्थापन कैसे हुआ, Na2SO4 यहाँ पर दिया गया है और BaCl2 यहाँ दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये जो इसके साथ जो जुड़ा है वो बेरियम के साथ चला जाएगा और Na2 के साथ Cl2 के साथ चलेगा, मतलब कि यहाँ पर 2 बार वियोजन हुआ है। ये इसके मतलब कि ये तत्व इसके यौगिक के साथ जुड़ जाता है और इस तत्व का जो यौगिक है और इसके साथ जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर Na2Cl हो गया, यहाँ पर देखो हो गया ना, और यहाँ पर BaSO4 हो गया। तो कहने का मतलब जब कोई अपक्रिया में 2 बार विस्थापन हो उसे द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है, साधारण भाषा में। आइए आगे पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपचयन और उपचयन जिसे ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपचयन के बारे में उपचयन के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब कि कमी होना, उसे उपचयन कहते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, इस अपक्रिया में हाइड्रोजन नहीं होना। पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन के ह्रास होना, बस यही याद रखना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जब कार्बन में ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन कहीं नहीं है, तो सिंपल याद रखना है, उपचयन में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। उपचयन क्रिया हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये हमें इसमें भी याद रखना है। तो पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने या ऑक्सीजन का ह्रास होना, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन गैस के साथ जब क्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो ये दोनों अपक्रिया हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, अपचयन मतलब हाइड्रोजन की बढ़ोतरी, और इन्हीं दोनों को जब इन्हीं मतलब दोनों अपक्रियाओं को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जब एक समीकरण में दोनों अपक्रियाएं हों तो उसी समीकरण को ही रेडॉक्स समीकरण कहते हैं। अपचयन और उपचयन जिसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है तब कॉपर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या हुआ था, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी हुई थी। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन खत्म कहाँ होता है, अपचयन अपक्रिया में, ठीक है, याद यही रखना है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो
याद रखना, जहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वो अपचयन अभिक्रिया होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही सिर्फ है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो बढ़ गया तो वो उपचयन है। मतलब कि ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन, ऑक्सीजन का घटना अपचयन। अब जो दोनों अभिक्रिया एक ही समीकरण हो तो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ जिंक ऑक्साइड दिया है और कार्बन से अभिक्रिया कराकर जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। देखो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का खात्मा हो रहा है तो ये अपचयन होगा, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इसके साथ, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो रही तो ये उपचयन हो गया। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जिसमें होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक ये और भी दिया है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण के बारे में पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब कोई धातु आर्द्रता समझ, नमी, वायु और पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाता है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, सीधी बात जंग लगना। जब कोई लोहा नया होता है तो चमकदार होता है और इसकी परत चमकीली होती है। कुछ समय तक आप इसको बाहर रख दीजिए खुले में, धीरे धीरे इसमें जंग लगना चालू हो जाता है, वही होता है संक्षारण सिंपल भाषा में। तो आर्द्रता मतलब नमी, वायु, पानी और अम्ल तेजाब अगर उसमें डाल देंगे तो इसमें जंग लगना चालू हो जाता है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, जैसे पायल जो लोग पहनते थे वो काले पड़ जाते हैं, वही काली परत हो जाती है। तांबे पर हरी परत, तांबे के बर्तन होते हैं घर पे देखना, पुराने ज़माने के जो बर्तन होते हैं खाना खाने वाले थाली वाली, तो उसमें देखो हरी परत चढ़ जाती है। ज़्यादा दिन तक साफ़ ना करने पर रखे रहने से उसमें हरे मतलब कि परत दिखाई देने लगती है। तो ये संक्षारण के ही कारण होता है। उसके आगे पढ़ते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिनके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब हम वसायुक्त चीज़ें, वसायुक्त समझ रहे हैं ना, और तैलीय तेल वाली चीज़ें खुले में रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें से क्या होता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट लीजिए, चिप्स का पैकेट जब तक बंद रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आप पैकेट को फाड़ेंगे, कुछ घंटे कुछ दिन भी लग सकते हैं, उसमें से अलग ही परिवर्तन हो जाएगा, स्वाद में भी और उसकी गंध में भी, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इतना आप लोगों को आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जो चिप्स की पैकेटें होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। किस गैस का यूज किया जाता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। यही गैस यूज की जाती है चिप्स की पैकेटों में, इसीलिए वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उत्सर्जन मतलब ऊष्मा निकले, याद रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, इससे याद रखना ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी से ऊष्मा छिपी हुई, और ऊष्मा छिपी है तो बाहर भी निकलेगी, तो बाहर जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। CH4 एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है। जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल निकलता है, और इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो ऊष्मा जिसमें निकले वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया किससे कहते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊष्मा की जरूरत होती है। ऊष्माशोषी मतलब कि सोखना, शोषी मतलब एक हिसाब से सोखना, इसमें ऊष्मा की जरूरत हो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में हमने 3 प्रकार पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, ऊर्जा देकर, क्या क्या देकर, ऊर्जा देकर, ऊष्मा देकर और विद्युत धारा देकर।
ये तो बताया था हमने। तो वियोजन अपक्रिया में ये 3 प्रकार हमने पढ़ा था। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के रूप में निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये उत्पाद बनता है। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया दोस्तों और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया पूछा जाता है, दोनों में अंतर याद रखना। इसमें ऊष्मा निकलता है और इसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से हमें करना है, तभी ये हमें याद हो पाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कोई कमी लगती हो तो ज़रूर कमेंट में करिए, हम इस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे और मैं आप लोगों को हर चैप्टर के नोट्स ऐसे ही बनाकर दे दूंगा। जैसे आप लोगों को परीक्षा में जिन बच्चों के नोट्स नहीं ले पाते हैं या नहीं बना पाते उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों थैंक यू।